हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वफाकी वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसकी काबीना ने आज बज़रिया सर्कुलेशन मंजूरी दी। तमाम जो कैबिनेट के अरकान हैं उनको ये भेजा गया थ्रू ईमेल, उन्होंने उस पर साइन किए और अब कल ये जो है नोटिफिकेशन ये अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा और ये इस्तदा की जाएगी कि तहरीक लब्बैक को बतौर सियासी जमात भी कलअदम करार दे दिया जाए। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास ये मानने की वजूहात हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे मुल्क के अमन और सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक हुए हैं। ज़ाहिर है उनका इशारा जो पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे हुए हैं गुज़िश्ता 3 रोज़ में उनकी तरफ था। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस तंजीम ने अवाम को इश्ताल दिलाते हुए मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की है, जिसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को नुकसान पहुँचाया गया और कुछ की मौत भी वाक़ई हुई। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया है कि मुश्तइल अफराद ने मासूम अवाम को भी नुकसान पहुँचाया, बड़े पैमाने पर रुकावटें खड़ी की, खौफ का माहौल पैदा किया, धमकी आमेज़ रवैया अपनाया, नफ़रत को फ़रोग़ देने के लिए गाड़ियों समेत सरकारी और अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। ये आज की नोटिफिकेशन है जी, आज क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैज़ाबाद धरने की वो जजमेंट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल कमो पेश नहीं, डिटो कॉपी उसी का एक इक़्तिबास है। हो सकता है कि उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया हो। 4 साल बाद है, बस ये हमें याद रखना होगा। देर आयत दुरुस्त आयत। और जैसे कहा जाता है आजकल, बहुत ही कहा जा रहा है कि वी नीड टू मूव ऑन एंड बेरी द पास्ट। तो चलो मिट्टी पाओ जी। अच्छा, धरने कुछ ज़्यादातर तो ख़त्म हो गए हैं। कल रात को इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे पर बाबू साबू के मुकाम पर दोबारा से बंद की गई थी, वो भी क्लियर करा दी गई। काफ़ी हद तक कराची में भी आज एक वाक़या हुआ बल्दिया टाउन की एक मस्जिद में, जहाँ पर लोगों ने पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि वहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे और रमज़ान है तो नहीं, ये तो ऐसा ही है। अच्छा, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुए हैं। हाँ। तो सिंध के अमीर हैं, सिंध के अमीर हैं जी, सिंध के अमीर हैं तहरीक लब्बैक रज़ा हुसैनी जी। तो उनका भी एक वीडियो बयान आया है कि जी नहीं, बिल्कुल पुरअमन रहें और ये तशद्दुद नहीं करना चाहिए। और एकदम उनको ये ख्याल आया है मेरे ख्याल है जागने के बाद कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हर मुजाहरे में तशद्दुद हुआ हो, कुछ पुरअमन मुजाहरे भी हुए हैं। जैसे कि कुछ मेरा ख्याल है कि 20-25 तहरीक लब्बैक के सपोर्टर्स आज लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े हुए, नारेबाजी की, बिल्कुल पुरअमन रहे। पता नहीं क्यों यहाँ पर पुरअमन नहीं रह सकते, वहाँ पर पुरअमन रह सकते। मेरे ख्याल थोड़ा सा ऐसा सीन है ना कि जैसे यहाँ का ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पहुँचता है, जैसे ही वो प्लेन में बैठ के दुबई पहुँचता है ना, तो वो मतलब 2 मील दूर से अगर लाल बत्ती नजर आती है ना, वो उसको पता है कि सर फिर हमारे साथ भी हैंड हो जाएगा ना, छुड़ते ऐसे जाने नहीं देते। अच्छा, अब सूरत हाल जो है वो रियासत ने अपनी कन्विक्शन शो की है कि हाँ हम बिल्कुल बैन कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ एक अभी कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनकी स्टेटमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं तहरीक लब्बैक के जो मजलिस शूरा है कि वो इन तमाम जो धरने या मुजाहरे हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान करे और इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करे। तो एक तरफ ये भी है और उसकी वजह मेरा ये ख़्याल है कि कल जुमा है और जुमे की नमाज के बाद बहुत हद तक ये ख़तरा मौजूद है कि दोबारा से जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो सड़कों पर बाहर निकलेंगे और जो हालिया रिकॉर्ड है वो अच्छा हालिया रिकॉर्ड अच्छा तो कहीं से नहीं है, पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हालांकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शहबाज गिल साहब का, इस बात पर शायद उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँ, क्योंकि लोग मतलब देखो बाल की खाल निकालनी है तो आप बाल की खाल निकाल सकते हैं कि जी अनकरीब कलअदम होने वाली जमात के सरबराह की आप बयान को क्यों शेयर कर रहे हैं। ये अब ज़ाहिर है कि टेक्निकल पॉइंट पर अगर आप खेलना चाहें तो आप इस पर खेल सकते हैं, लेकिन ये बात आपकी सही है कि एक तरफ आप अपने शो कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आप ये बयान दे रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह लेकिन यही again, हो कि कल मुजाहिरों को जैसे जरा आप कह रहे हैं वही है कि कल कुछ ज़्यादा मसला ना हो। आई मीन है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना, तो शायद ऐसा भी करना पड़ता है। ज़ाहिर है लीगल रिकोर्स जो है इसमें कलअदम करार देने या नोटिफिकेशन जारी करने के बाद के जो मराहिल हैं, मसलन इनके असासे मुंजमद होने हैं, इनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ होने हैं, उसके लिए स्टेट बैंक को लेटर लिख दिया है, वो भी प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके अलावा कुछ ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के जो शनाख्ती कार्ड है वो भी ब्लॉक किए जाएं ताकि वो बाहर ना जा सकें, और उनके ऊपर ख़ुसूसन उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके उनको शहीद किया है, उन लोगों को पकड़ने के लिए, और उसके लिए ज़ाहिर है CCTV फुटेज वगैरह की भी मदद ली जा रही है। अब 2000 से ज़ायद लोग पकड़े हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है जो पुरतशद्दुद एलिमेंट था वो सारे के सारे नहीं होंगे, उसमें आपको पता है जब जत्था आता है तो, लेकिन उनको जो लीड कर रहे हैं, जिन्होंने उनको इंसाइट किया है कि आप तोड़ फोड़ करें, आप बसें जलाएं, आप पुलिस वैनें जलाएं, उन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखें वो स्कैनिंग भी साथ साथ चल रही है, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो यही है कि साद रिजवी जो हैं उन्होंने उनका बयान जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल, वैसे कुछ जगहों से हिमायत भी हो रही है। हाँ, मुफ्ती मुनीब साबिक जो चेयरपर्सन थे, इस साल बड़ा मिस किया मैंने मुफ्ती मुनीब साहब को, क्योंकि 1.5 घंटा नहीं लगा ये जानते हुए कि ईद का चांद नज़र आ गया है या नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी इनको बिल्कुल रिलीज़ करें। तो वही जो हम बात कर रहे थे कि जी जो सपोर्ट है ना, वो TLP के केडर्स तक महदूद नहीं है, इसकी सपोर्ट है ब्रॉड बेस्ड। इस तनाज़ुर में अगर हम देखें शहबाज गिल ने जो किया है सामने, तो चले सही है, मुझे समझ आती है कि अब अनफॉर्चुनेटली आप इनको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते जैसे कि कोई टीचर्स अपनी तनख्वाह में इजाफा मंगवा रहे हैं कि भाई तुम दो, ये कर दो, वो कर दो। जो भी किया जा रहा है मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा करना भी तो मुश्किल है। तो आज मैं फवाद चौधरी को सुन रहा था, वो उसकी वजह यह है कि बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि रियासत ने ऐसे जत्थों को माजी में जो है वो पैट्रनाइज़ किया है, तो क्या रियासत ने सीखा है? और साथ ही साथ आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि रियासत जब तक अपनी ये पॉलिसी नहीं छोड़ेगी इन जत्थों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर, तो इस दफ़ा हर दफ़ा खैर हम ये बात करते हैं कि इस दफ़ा लगता है कि जो है ना विल पावर विल है इनकी कि हाँ नहीं आइंदा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। वो बारहा हमने ये चीज़ें देखी कि वक्ती तौर पर आप एक जत्थे को अगर बैन करते हैं वो फिर किसी ना किसी सूरत में रिवाइव होता है। अब उसकी क्या सूरत निकलती है, अल्लाह ना करे कि मिलिटेंसी की सूरत निकले, लेकिन उसको भी हम रद्द नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। इनफैक्ट कल ही हम इस पर बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जुलाई 2017 में ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं बड़े जी बिल्कुल इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर, उनकी एक स्टोरी आई थी द न्यूज़ में कि सीनियर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल कराची को कोट किया गया, ज़ाहिर नाम नहीं दिया गया। उनका कहना था कि मुमताज़ कादरी के फांसी के बाद हर इंडिकेटर हमें ये दिखा रहा है कि तहरीक लबैक एक मिलिटेंट आउटफिट में मॉर्फ करेगी। ये है 2017 की बात, अब हम बैठे हुए हैं 2021 में। बैन के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरे बात यह है कि इस तंजीम को खून तो लग गया ना, जब रियासत अपने घुटनों के बल आपके सामने आकर के आपकी टर्म्स के ऊपर 3 दफ़ा मुआहदे साइन करती है, तो जाहिर सी बात है उस तंजीम का क्या इस वक्त जो है ना सूरत हाल होगी, जो हमने मुजाहिरों में भी देखा कि दे वर सो कॉन्फिडेंट कि वो उन्होंने पूरा मुल्क जाम कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, कॉन्फिडेंस इसलिए भी है ना मुबशिर साहब, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, क्योंकि अब देखें, अब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस ही थी, ठीक है, मुआहदा साइन करना। शायद आपकी कोई एक्चुअल इंटेंशन नहीं थी कि सर हम ये चीज़ें करेंगे, और वो चीज़ें आप कर भी नहीं सकते थे। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट ना यार, क्या फ्रांस के सफीर को आप निकाल दोगे? इंटरेस्टिंगली ना फ्रांस का भी आज आया है कि जी एम्बेसी हमारी चलती रहेगी, लेकिन शायद हमारे शहरियों को, फ्रांसीसी शहरी हैं, वो उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकाल। अब जब आप मुआहदे साइन करते हैं तो तहरीक लबैक वाले क्या कहते हैं अपने सपोर्टर्स को कि जी देखें हमने ये साइन करा दिया है, ठीक है, आपने साइन कर दिया है। जब आप उन पर पूरे नहीं आ सकते, ठीक है, उन मुआहदों पर, तो उनकी नैरेटिव को भी तो एक बहुत खूबसूरत बूस्ट मिलता है ना। वो कहते हैं कि जी देखें हमने तो इनके साथ
प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश की, जो मतलब प्यार मोहब्बत से आपने कोई बात करने की कोशिश की, लेकिन कहने में क्या हर्ज है? अब अपने सपोर्टर्स को तो यही बोलेंगे ना, उन्होंने मुआहिदा साइन किया, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये इस गिरफ्तारी में भी उनका यही नैरेटिव था। अब ये आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो तो वो कहीं ना कहीं से तो अपना नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन अगेन रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि आप उस वक्त टाइम निकालने के लिए दस्तखत ना किया करें। बेहतर यही होगा। एक्सपीडियंसी के लिए आप वक्ती तौर पर हमारे साथ वसत वापस आ गए हैं, गलती से उनका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, अगर यहाँ स्काइप अकाउंट से मुराद है। तो वसत साहब, आपका तज्जिया क्या है सारी सूरत हाल पर? अब क्या इस दफ़ा इब के जो है वो हुकूमत सीरियस है? देखें, कम से कम आज के दिन तक तो सीरियस है। कल तक का जाहिर है कि ना आप कुछ कह सकते हैं हुकूमत को, ना यहाँ प्रायोरिटीज जो हैं वो दिनों में नहीं घंटों में तब्दील होती हैं। ये तो है। और किस पार्टी को किस तरह कितनी सख्ती से डील करना है और किस हद तक कब तक सख्ती बरतनी है, ये भी रफ्ता रफ्ता ही सामने आएगा। अब जहां तक इसका ताल्लुक है कि कलअदम होने के बाद क्या होगा, पहली बात तो ये है कि मुझे अब तक पिछले 48 घंटे में इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि तंजीम तो कलअदम हो गई। तंजीम होती है इंडिविजुअल्स के दम से। इंडिविजुअल्स का क्या होगा जो कि मतलब एक नाम तो आपने ठीक है उस पर क्रॉस लगा दिया, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे? तो जाहिर है कि जिसका जो मिजाज है, अगर जो सॉरी जो ज्यादा मिलिटेंट है वो अपने जो बाकी जो मिलिटेंट उनकी तरफ रुजू करेंगे, जो थोड़े से माइल्ड हैं और वो ये समझते हैं लब्बैक वाले के यार अब कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो वो इस तरह की जो बाकी जमातें हैं जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में है, बरेलवी जमातें, उसकी तरफ रुख करेंगे। और फिर ये जो साद रिजवी के साथ लोग हैं टॉप हायरार्की में, ये हमारे इल्म में नहीं है फिलहाल। तो मुझे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो अभी तक नहीं अभी तक देखते हैं। होपफुली ये ब्लैंक्स फिल होंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, या हो सकता है कि ना फिल हो और साल 6 महीने साल 1.5 साल बाद हम बैठकर कहें कि यार यही प्रोग्राम रिपीट कर देना, क्योंकि कुछ बदला तो ऐसा नहीं है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। यूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जुर्गों को गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया हुआ है, मगर गाहे बगाहे हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ख़ुसूसन सिंध के कुछ इलाक़ों में और बलूचिस्तान के कुछ इलाक़ों में, पंजाब के भी कुछ इलाक़ों से, कि गैर कानूनी जुर्गे मुनक़्क़िद होते हैं और वो ऐसे फ़ैसले करते हैं जिनकी कोई ना कानूनी कोई हैसियत होती है, मगर फिर भी वो बरादरी की सतह पर होते हैं। ऐसे ही वाक़या सिंध के इलाके मांझनत के गांव वड्डा छच्छर में हुआ है, जहां पे गुज़िश्ता बरस 28 जून को एक नौजवान लड़की वज़ीरा छच्छर को कत्ल किया गया था, और उस कत्ल के बाद जो है इब्तिदाई तौर पर उसको हादसा करार दिया गया था, मगर फिर जब बरादरी ने बहुत शोर मचाया तो उन्होंने कब्र कुशाई करके जब दोबारा से पोस्टमार्टम किया तो इस बात का पता लगा कि उनको रेप करके कत्ल किया गया है और वो उनकी मौत एक हादसा नहीं थी। इस सारी सूरत हाल में जो है 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद 2 ने ज़मानत करा ली, मगर ये था वट्टा सट्टा का केस। हाँ, ये वट्टा सट्टा का केस था, क्योंकि जब वज़ीरा चाचर की शादी कराई गई तो वो इस यकीन दहानी पर कराई गई, जैसे कि आपको पता है हस्बे मामूल बहुत ऐसा होता है कि इनके जो हस्बैंड के जो भाई हैं उनकी भी शादी कराई जाएगी, इफ आई एम मिस्टेकन। हाँ नहीं, उनके हस्बैंड की बहन की शादी कराई जाएगी उनके भाई से। लेकिन फिर जब वक्त आया 5 साल बाद तो इनकार हो गया। उसके बाद फिर ये लड़ाई हुई और उनको घर से भी निकाला गया, और उसके बाद फिर 28 जून 2020 को इंडस हाईवे के करीब उनकी लाश मिली थी, और जिसकी तफसीलात भी बताएं। जब ये कत्ल हुआ और जब पुलिस ने उसे हादसा करार दे दिया तो उसी बरादरी के एक नौजवान हैं जावेद छच्छर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जस्टिस फॉर वज़ीरा छच्छर के नाम से और ख़ासा प्रेशर डाला, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा पोस्टमार्टम किया और इवेंचुअली अप्रूव हुआ, जिसमें जो 5 लोग पकड़े गए उसमें ज़ाहिर बरादरी के ही लोग थे, जैसे ज़रार
सरदार ने भी आपको बताया। तो उसके बाद ये हुआ कि एक जिरगा बैठा और उन्होंने जावेद छच्छर को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया इस बात पर सिर्फ कि आपने सोशल मीडिया पर ये मुहिम क्यों चलाई। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफाना मल्ला, कारकुन हैं, प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती भी हैं। वेलकम टू द शो इरफाना। ये जो इस तरह के जिरगे होते हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गैर कानूनी करार दिया गया है, मगर फिर भी ये होते हैं और इस तरह के फैसले भी सादिर होते हैं। ज्यादातर ये जो आजकल जिरगे हो रहे हैं, सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट ने बैन किया था जिरगे को, फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। तो ये जो आजकल जिरगे हो रहे हैं वो ज्यादातर हुक्मरान पार्टी के जो MPA MNA हैं उनकी सरपंची में होते हैं, उनकी लीडरशिप में होते हैं, इसलिए पुलिस इंटरवीन नहीं करती। अदरवाइज आज से 5 साल पहले जब सिंध हाई कोर्ट ने बैन किया था तो कहीं पे भी जिरगे की इत्तला आती थी तो फौरन पुलिस तहरुक में आ जाती थी और छापे मारे जाते थे। तो इससे ये असर हुआ कि जिरगे होना तकरीबन 80% कम हो गए। लेकिन अब दोबारा से 1-2 साल से वो जिरगे होने लगे हैं, और ना सिर्फ होने लगे हैं लेकिन सर्किट हाउसेस में होने लगे हैं, DC हाउसेस में होने लगे हैं। तो वो जो एक मूवमेंट थी सोसाइटी के अंदर जिरगा सिस्टम के खिलाफ, वो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग मुतमईन हो गए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये माना गया कि जिरगे नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है अब नहीं होंगे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो सोशल प्रेशर जैसे ही कम हुआ है तो दोबारा ये जिरगे होने शुरू हो गए हैं। और ये जिरगा जो भी हुआ है इसमें भी वही लोग बासर लोग हैं उस इलाके के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और दर हकीकत ये जिरगा सोशल मीडिया पे कैंपेन के साथ साथ इसके पीछे ये भी मकासद थे कि वजीरा छच्छर का जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो जिरगे में आए और ये मामला जिरगे के जरिए हल हो सके। लेकिन फैमिली ने बहुत रेजिस्ट किया और वो नहीं गए, तो सारा जो प्रेशर गया उन नौजवानों के ऊपर गया जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने दर हकीकत इसको हादसाती मौत करार दे के जब पुलिस ने फाइल बंद करने की कोशिश की तो सोशल मीडिया पे एक पूरी ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाई और लोगों को बाखबर किया कि ये कोई हादसा नहीं है, ये कत्ल है। तो अब ये सारा मामला उस तरफ चला गया है। लेकिन ये अभी एक जो जिरगा हुआ है, अगर आप सिंधी न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें तो अब एवरेज हर रोज 1-2 ऐसे जिरगे रिपोर्ट होते हैं जो खुलम खुला हो रहे हैं। और ना सिर्फ हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे लड़कियों के शादी ब्याह के मामलात भी हो रहे हैं, और जो संग चट्टी कहते हैं कि अगर किसी ने कोई कत्ल कर दिया, कारोकारी के मामलात भी हो रहे हैं। तो पुलिस की सतह पे जो इनिशियली एक एक्टिविज्म था, जिरगे के लिए रिएक्शन था, वो मांद पड़ गया है। और गवर्नमेंट की भी जो कमिटमेंट थी वो भी कम हो गई है, जिस वजह से ये जिरगे दोबारा होना शुरू हो गए। तो इसका क्या मकसद है कि क्या हुकूमत की तवज्जो भी हट गई है क्योंकि ये मीडिया स्पॉटलाइट में उस तरह नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, हुकूमत की तवज्जो ना सिर्फ हट गई है लेकिन हुकूमत इस हवाले से वो हसासियत भी नहीं रखती, क्योंकि जब पार्टी के MPAs अपने बंदे कर रहे हैं, हाँ अपने बंदे कर रहे हैं, बल्कि प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को कि आप जाके ये मामला हल करें। और ये जो जिरगा अभी रिसेंटली हुआ है ये उस गांव में नहीं हुआ बल्कि जामशोरो शहर के अंदर हुआ है, और किसी बासर के औताक पे ये जिरगा हुआ है जहाँ पे बुला के लोगों को कहा गया है कि आप आपस में सुलह कर लें। वो ना सिर्फ उसके ऊपर जुर्माना डाला गया है लेकिन उसे ये भी कहा गया है कि जब तक आप लोग माफी तलाफी नहीं करेंगे तब तक आपके साथ आपकी जो बरादरी है वो आपके पास आना जाना बंद हो जाएगी, ना मरने पे आएगी, ना आपकी शादी ब्याह में शरीक पानी बंद। हाँ, तो ये ओका पानी बंद इसको सिंधी में कहते हैं कि तड्डा माफ करान, के आप जाके जब कोई मर भी जाए तो उसके आप ना जाएं उसके लिए, तो वो तो एक आउटकास्ट कर देते हैं ना पूरी सूरत। तो वो जो प्रेशर है वो उससे भी ज्यादा है, जो जुर्माना है उससे भी ज्यादा है। तो इस वजह से भी एक पूरे गांव में जो थोड़ा बहुत ग्रुप था जो आवाज बुलंद करा था, वो भी खामोश हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गांव का किस्सा नहीं है, सही बात। अब पूरी सिंध में जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं वो लोग बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक वार्निंग है कि ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ना सिर्फ शोर मचाना, मुस्तकिल शोर मचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुस्तकिल और कोई हल है ही नहीं रहेगा तो जाहिर है यही होगा जैसे डॉक्टर इरफाना मल्ला ने बताया। प्रेशर रखेंगे, यही तो सवाल है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं।
20 साल गुजर गए और बिल आखिर बहुत दफ़ा हमने ये अनाउंसमेंट सुनी है, बहुत दफ़ा हमने सुना है कि ये मुआहदा होने वाला है, ये पीस डील होने वाली है। पीस डील का तो अभी भी किसी को कुछ नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यूएस के सदर जोसेफ बाइडेन ने बिल आखिर ये अनाउंसमेंट कर ही दी है कि 1 मई 2021 से अमेरिकन ट्रूप प्रेजेंस कम होती जाएगी अफगानिस्तान में विद द एम ऑफ कंप्लीट विथड्रॉल। अच्छा, कंप्लीट विथड्रॉल का भी मतलब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कुछ एसेट्स फिर भी रहेंगे, स्पेशल फोर्सेस रहेंगे, सपोर्ट टीम्स रहेंगी, लेकिन कॉम्बैट ट्रूप्स वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ जी, तो मैं आपको सिर्फ तादाद बता देता हूँ। 2,500 से 3,000 कह रहे हैं कि ट्रूप्स हैं, 8,500 नेटो के ट्रूप्स हैं, तो ये सारे विड्रॉ कर जाएंगे। उसके अलावा 20,000 के खिलाफ करीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो वो भी जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी जाएंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी जो फोर्स है वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, जिनके ऊपर कमी बात होती है। अच्छा, कुछ नेटो के फोर्सेस रहेंगे क्योंकि जर्मनी ने कहा है कि हम 2022 तक रहेंगे, लेकिन ये ना होने के बराबर है नाजरीन, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो नेटो के ट्रूप्स हैं वो अपने बेसिस तक ही महदूद हैं। बाहर उन निकलते हैं तो उनको पता है कि ये सारी तालिबान कंट्रोल्ड इलाका है, कहीं कहीं तो मुकामी डील्स भी बाकायदा हुई हैं। 20 साल गुजर गए और जैसे आपने अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का सुना, वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब मसला ये है कि कभी ये समझ नहीं आई कि वो ऑब्जेक्टिव्स असल में थे क्या। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव अगर उसामा बिन लादेन था वो तो 9 साल पहले वो 9 साल पहले। अच्छा, शुरू में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी हमने अलकायदा को यहाँ पर तबाह करना है, ठीक है, बिल्कुल आप पर हमला किया था, और हमने तालिबान को तबाह करना है। अब इनके पास सिर्फ बचा है कि जी हमने बिन लादेन को मार दिया और अलकायदा की वहाँ वो प्रेजेंस नहीं है जो उस वक्त थी। बिन लादेन भी यहाँ मारा गया, बिन लादेन भी यहाँ मारा गया, बट एनीवे वो तो तोरा बोरा ऑपरेशन के बाद फ्लश आउट होकर अलकायदा के साथ इधर ही आए थे, विच वी हैव द अमेरिकन्स टू थैंक फॉर। 20 सालों में क्या अचीव हुआ, कितने पैसे खर्चे गए। पहले हम सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, $2 ट्रिलियन से जायद खर्चे गए हैं। ये एक एस्टिमेट है क्योंकि एक्चुअल फिगर्स ये सही तरह रिवील नहीं करते। $2 ट्रिलियन का मतलब है 10 खरब डॉलर। आप सोचें, फॉर एग्जाम्पल अचीव क्या हुआ, कैसे किया गया। जब ये आए थे तो तालिबान जाहिर है पूरे कंट्रोल में थे। इनिशियली तालिबान कंप्लीटली तबाह हो गए, लेकिन आज क्या है अफगानिस्तान की सिचुएशन, अगर ये हम मैप दिखा दें जो RFEL की तरफ से है, ये जो आप लाल देख रहे हैं जो डीप रेड है, ये है जहां पर मुकम्मल कंट्रोल है तालिबान का। जो पिंक का एक दरिया सा है ना, वो है जहां पर कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड का भी मतलब है कि ज्यादातर तालिबान का ही कंट्रोल है। जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वो शायद अफगान हुकूमत के पास हों, और ये जो बीच में आपको एक ग्रे किस्म के जजीरे नजर आ रहे हैं, वो हैं जो जिनके बारे में या तो डेटा नहीं है या वहां पर नॉमिनल अफगान हुकूमत का कंट्रोल है। अच्छा, गोल पोस्ट हमेशा तब्दील होते रहे। साथ में ये भी कहा कि जी हम यहाँ की जो हेरोइन कल्टिवेशन है, ओपियम कल्टिवेशन है, उसको भी तबाह करेंगे। कितने पैसे खर्चे गए अभी तक ऑन काउंटर नारकोटिक्स अफगानिस्तान में? 10 बिलियन से जायद। नतीजा क्या निकला कि 2001 में जो तकरीबन 0 हो गई थी ओपियम प्रोडक्शन अफगानिस्तान में, अब उससे 5 गुना ज़्यादा है। और आज का अगर हम स्टेटस लें तो 80% दुनिया की जो हेरोइन है वो अफगानिस्तान से ही आती है। तो बिल्कुल मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा, इसमें मुझे सिमिलैरिटी नज़र आ रही जो 80s में जिस तरह रशिया भी इसी तरह निकला था, हाँ, जिस तरह अब US निकला है, और इन्होंने दरमियान में बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर वो तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हो गया था ना कि आपकी वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से नहीं हो रहा। पाकिस्तान जब कहता था कि जनाब चले हम तो इधर बैठे ना, आप तो वहाँ आपकी फ़ौजें हैं, आप सब कुछ वहाँ इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, बल्कि उल्टा हमारे इनकी वजह से हमें मसला पड़ा है। क्योंकि जब इन्होंने ऑपरेशन किया था अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में, तो वो हमने हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने वार्न किया था कि सर आप इनको हमारी तरफ भेजने हैं, और वही हुआ, और यही आ गए हमारे, और फिर जाहिर है कि और उसके बाद जो दहशतगर्दी। अच्छा, $87 बिलियन खर्चे हैं अफगान मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। और अगर आप दारोशुमार देखें तो यकीनन नंबर्स बड़े हैं, लेकिन वो जो आधे फौजी हैं वो सिर्फ ऑन पेपर हैं। आधे वक्त आप देख रहे होते हैं कि वो डिफेक्ट भी कर रहे होते हैं, अपना ही असलहा जो अमेरिका को बेच रहे होते हैं वो आप देखते हैं कि तालिबान के हाथों में आ जाता है। तो अनदर मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा, 24 बिलियन से जायद खर्चा है अफगानिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन अभी भी ज़्यादातर अफगान जो हैं वो शदीद गुर्बत
का शिकार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई ऐसा सच काम नहीं हुआ। वो पैसे भी आप समझें कि आपने किसी नहर में फेंक दिए। नहर में तो फेंकते तो कम से कम कोई मछली वछली खा लेती, यहाँ तो इनको आग लगा दी है। 30 बिलियन से जायद रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा गया है। और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात है, ये कैसे खर्चा जाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट करता है लोकल मुकामी कॉन्ट्रैक्टर को। मुकामी कॉन्ट्रैक्टर जब अपना काम कर रहा होता है तो एक तो जैसे हर जगह होता है, आपको पता है, ज्यादातर पैसे जेब में जाते हैं। अफगानिस्तान में तो वॉरलॉर्ड्स की जेब में जाते हैं और तालिबान की जेब में भी जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जब कोई रोड बना रहा है तो तालिबान आते हैं भट्टा लेने के, सर अगर आप नहीं चाहते कि रात को आपके मजदूरों को कोई यहाँ पे कत्ल कर दे तो वो पैसे हमें दे दे। तो जो पैसे अमेरिका लगा रहा था अफगानिस्तान में, काफी हिस्सा उसका तालिबान के पास जा रहा था। तो बड़ी मजेदार है ये वॉर इकोनॉमी, ये अपने आप को सस्टेन करती है, सेल्फ सस्टेनिंग करती है। अच्छा, $2 ट्रिलियन यार, लंबे नोट हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बाइडेन या किसी भी यूएस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया कि सर इस पे चढ़ा दो। आप बोरो करते हैं। और ये एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं कि इतना बोरो किया है इस जंग को लड़ने के लिए अमेरिका ने कि 2023 तक $600 बिलियन सिर्फ उस कर्जे के सूद में देना है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक तो लोग कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, नहीं। जंग तो अभी शुरू होनी है। अमेरिका निकल गया है और इस जंग का खर्चा अमेरिका अगले दिहाई तक भी दे रहा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं कुछ तफसील जाहिर है। अब अगले सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे कि अब क्या होगा, हमारे लिए क्या है और रीजन के लिए मोहल्ले में क्या होने वाला है इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला पर, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कल अमरीकी सदर जो बाइडन ने कर दिया है कि 11 सितंबर यानी 9/11 को ही 9/11 के वाक़े के 20 साल बाद 9/11 को ही अमरीकी फ़ौजें यहाँ से चली जाएंगी। अब उसके बाद अफ़गानिस्तान का होगा क्या, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि अफ़गान हुकूमत को सिर्फ अमरीकी पैसों से चलाया जा रहा है। हुकूमत नहीं चल सकेगी। जो सिक्योरिटी के, अगर मैं आपको सिर्फ बजट बताऊं तो 3 लाख ये जो अफ़गान फ़ोर्स पुलिस मिला करके है, उसके ख़र्चा है $4 अरब सालाना। तो अमेरिका जब जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इनको पैसे देगा, क्योंकि वो इस वक्त तो वो जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है फैसला ये भी हुआ है कि कुछ सबलेट भारत को किया जाएगा, जो कि अब निका अमेरिका होगा इस उसमें। तो वो क्या भारत वहाँ पर किस तरह करेगा, हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि ज़ाहिर है इंडिया वहाँ जाएगा तो ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी और टीटीपी के साथ जो रिलेशनशिप रही है उसको फर्दर करके वो पाकिस्तान के ऊपर जो है मज़ीद BLA BRA सारे तो बट क्या ये इतना ही आसान होगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं, और अफ़गान तालिबान के बारे में ये कहा जाता है कि वह पाकिस्तान के बच्चे हैं, लेकिन अगर अब इस वक्त आप अफ़गान तालिबान हैं और आपको दुनिया ये कह रही है कि जनाब आपने अमेरिका को हरा दिया है, तो उनके लिए पाकिस्तान अच्छा, क्या हरा है? तो दिया है ना, हरा तो दिया है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये बेसिकली आई मीन कहते हैं ना कि अमेरिका डिडंट लूज दिस वॉर बट इट डिडंट विन दिस। तालिबान के लिए विड्रॉल ही एक जीत है। और हमेशा कहते थे कि सर घड़ियां आपके पास होंगी लेकिन वक्त हमारे पास है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ऑन द तालिबान इज ओवरस्टेटेड। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अभी मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी एग्स मुख्तलिफ बास्केट्स में रखी हुई हैं। चैलेंजेस उनको भी बहुत होंगे, क्योंकि देखें जंग लड़ना और मुल्क चलाने में एक और बात है। हम मज्यूम कर रहे हैं कि वो मुल्क को कॉन्कर भी कर लेंगे। मुझे जो लग रहा है कि, और अगेन ये कोई बहुत कोई पहुंचा हुआ एनालिसिस नहीं है, एक और पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और नियर सिविल वॉर आप देखने वाले हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अशरफ गनी सदर नहीं है अफगानिस्तान के, आई एम सॉरी टू से, वो काबुल के मेयर हैं या नायब नाजिम है, उसके आगे कोई रिट नहीं है। अगर ये चलते हैं तो ये अमेरिकन डॉलर पर चलते हैं। वो जब डॉलर खत्म हो जाएंगी तो शायद वो इस मुल्क में भी नहीं रहेगा। अमरुल्लाह सालेह बाकियों के साथ भी यही होना है। मोस्ट ऑफ द कंट्री तालिबान के हाथों में है, जो तालिबान के हाथों में नहीं है ये वॉरलॉर्ड्स के हाथों में है। आज ही जाबुल में तालिबान ने एक हमला किया एक मिलिट्री बेस में,
पहले गाड़ी में बॉम्ब भर के बेस को तोड़ा और फिर अंदर ग्राउंड असॉल्ट स्पेशल फोर्सेस टीम ने किया। अब तक जो खबरें आई हैं कि 10 से 12 अफगान फौजी जान भाग हुए हैं और एक कमांडर भी हुआ है। ये एक झलकी है आने वाले, और ये हम तसलसल से देख रहे हैं, वायलेंस जिस तरह बढ़ा है। अगर कहीं तालिबान के हमले को अफगान फौज ने रोका है वो है विद हेवी अमेरिकन एयर सपोर्ट। अच्छा, जब भी अमेरिकन एयर सपोर्ट यूज होती है तो फिर सिविलियन कैजुअलिटीज भी होती है, जिसके बारे में आप किसी से एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। जितना भी बंदा नेशनलिस्ट हो, अफगान लाइव्स डोंट मैटर फॉर देम। पोस्ट में अभी जो हमला हुआ है, वो आपके सामने करीब औरतें बच्चे भी उसमें जहाँ भाग हुए हैं, और लेकिन खामोशी क्योंकि दैट डजंट मैटर, ठीक है ना, उसकी कोई तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है। अब देखें, एक अब रीजन में जो बड़े प्लेयर हैं वो जाहिर है चीन है, बिल्कुल, ठीक है, इंडिया है, फिर रशिया है कुछ एक्सटेंट तक। पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका के साथ हम रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं कर सकते, वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। चीन के साथ जो है सारे अंडे उस बास्केट में भी नहीं डाल सकते। फिर इंडिया अगर उधर आ जाएगा तो उस इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है, आपको याद है कि मैं 4 सालों से कह रहा हूँ कि इंडिया और अमेरिका की अलायंस है जो अब मजीद स्ट्रेंथन होगी। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान से सिर्फ एक ही काम था, कहते हैं ना हमारी हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, लेन देन की, बिल्कुल सही है। जब वो अफगानिस्तान में नहीं होंगे उनको आपकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम भी उनके पीछे भागना थोड़ा कम कर दें, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं मिलना। इन्होंने अब करना है चाइना को कंटेन, जो काफ़ी टाइम से इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। ट्रंप की भी ये स्ट्रैटेजी थी और ट्रंप की शायद ये एक वाहिद स्ट्रैटेजी है विथड्रॉल के अलावा जो बाइडेन भी अपनाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूं या इंडियन पॉलिसी मेकर हूं, उसने अमेरिका का हशर देख लिया अफगानिस्तान में, उसने रूस का भी हशर देख लिया। अगर वो वही करेगा जो अमेरिका यानी अपने डॉलर्स फेंकता जाएगा, यानी 4 अरब डॉलर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसका खर्चा है। यानी हम बात करें 10 अरब डॉलर के लगभग या 20 अरब डॉलर, क्या इंडिया देगा? मेरा नहीं ख्याल। इंडिया यस डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा देगा और अपना इन्फ्लुएंस वहाँ ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन जो अफ़गान तालिबान जब वो चढ़ाई करेंगे काबुल के ऊपर, तो ये सारी चीजें करेंगे, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि ये इंडिया ने लाइब्रेरी बनाई। वो हाँ, बड़ा मजेदार क्लिप है, काश मेरे पास अभी होता। वो ये कह रहे थे कि जी मोदी मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी मैं उसे मिलता हूँ कहता कि जी हमने लाइब्रेरी बनाई थी अफगानिस्तान में। उसने कहा कि यार ये तो इतना खर्चा है जो हम 5 घंटे में इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल भी जो खर्चते हैं उससे किसने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगेन देखें, नाउ द यूएस डज नॉट नीड यू। अब उनका मजीद आपके ऊपर दबाव आना है और उन्होंने इंडिया को ही सपोर्ट करना है इस रीजन में। दिस इज नाउ अ स्टेटेड फैक्ट। कोई पागल ही होगा या अंधा होगा जो ये बात। और अब अभी हम ईरान को जिक्र भी नहीं कर रहे। ईरान के साथ 950 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान का, और कल जो बाइडेन ने ईरान का नाम भी नहीं लिया। जाहिर है अमेरिका क्यों ईरान का नाम लेगा, लेकिन ईरान भी एक रीजनल प्लेयर है और वहाँ पर वो भी आएगा। तो एक दफ़ा दोबारा खिचड़ी पकने जा रही है। बिल्कुल पकने जा रही है। हो सकता है कि चाइना जो है, अगर चाइना लीड ले करके किसी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। लेकिन चाइना ने कभी बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखे। आप ये देख लें कि यार पिछले 50 सालों में चीन ने कितनी दफा किसी और मुल्क पर हमला किया है या कहीं और फौजें भेजी हैं? आपको वियतनाम के अलावा, और वियतनाम में भी हारे थे, उसके अलावा आपको कोई मिसाल नहीं। और जब आपके पास 2 सुपर पावर्स के मिसालें मौजूद हों कि रूस और उसके बाद अमेरिका दोनों वहाँ से जलील ख्वार होकर के निकले हैं, और अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इवन अगर तालिबान की भी हती, तो हमारे लिए तो चैलेंज है ही है। हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज है, और जब तक अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा तो पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी उस तरह कभी नहीं आ सकती। इफ कूलर हेड्स प्रिवेल तो इस पूरे खित्ते में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस पूरे खित्ते में ट्रेड होनी चाहिए और इकोनॉमिक टाइज होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी मसला ये, अगर इंडिया का रोल वहाँ बढ़ता है तो हमारा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से था ट्रेड रूट का या पाइपलाइंस का सिलसिला, वो तो कभी वो भी बनता है, तो उसमें भी बहुत देर होगी। एक और क्रॉसरोड्स पर हम आ गए, एक दफ़ा फिर नाजुक मोड़ है। देखते हैं इस मोड़ पे हम कहाँ पहुँचते हैं। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।